आज हमारा एक नया टॉपिक होगा स्टार्ट, वो होगा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 पढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। अर्थात ये एक डॉक्यूमेंट जो हमारा डॉक्यूमेंट है, नेशनल डॉक्यूमेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो है शिक्षक बच्चे को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है, इसके लिए तैयार किया गया है एनसीएफ 2005 को। क्या ये पहला एनसीएफ करिकुलम जो है ये क्या पहली बार 2005 को तैयार किया गया? तो ऐसा नहीं है। हमारा इसकी शुरुआत जो है 1975 से ही हो चुकी है और ये 4th नंबर का हमारा एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इससे पहले कौन कौन सा आ चुका है? तो 3 और भी आ चुके हैं और ये हमारा जो है ये 4th नंबर का है। इसकी शुरुआत क्या है, कैसे है, कब हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 जो है ये बताता है कि एक शिक्षक को बच्चे को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है। अर्थात किस कक्षा में किस लेवल से उसे, किस लेवल से उसका ग्रो होता है, उस आधार पर उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ये इस एनसीएफ में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एनसीएफ पढ़ लेने के बाद आप सिर्फ एनसीएफ का कंटेंट नहीं, इसमें पेडागोजिकल कंसेप्ट भी आप सीखेंगे, क्योंकि आपको इसी से एनसीएफ 2005 से ही आपको बहुत ऐसे फैक्ट्स जानने को, समझने को मिलेगा जो आपको पेडागोजी में काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि पेडागोजी में जो है आपको पूछा ही जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो वो तो हमें बहुत अच्छे से यहाँ से हमें सीखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आपका जो एनसीएफ 2005 है, इससे आपका एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर यहाँ तक कि 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसका भाषा में भी, आप हिंदी में भी आपको मिलेगा, मैथ्स में भी मिलेगा, पेडागोजी का सेक्शन में, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है इसे, और मैं इसे बहुत ही सरल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। बस आप अपना पूरा ध्यान यहाँ रखें और समझने का प्रयास करें। एनसीएफ जो है 2005, इसकी शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर की एक निबंध लिखा गया था, सभ्यता और प्रगति, उसी से लिया गया है कि शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, एक शिक्षक को बच्चों को किस प्रकार पढ़ाने चाहिए। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था हमारा कि शिक्षक जो होता है पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला, वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित या पाठ्य केंद्रित। तो बाल केंद्रित का जो कॉन्सेप्ट आया है वो हमारा कहाँ से आया है? तो संस्कृति और सभ्यता और प्रगति, इसी से हमें जानने को मिला है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपने स्कूल में जो है बहुत अच्छे से इस चीज को पालन कर रहे थे और वहीं से हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिला कि इस निबंध से हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें भी एक ऐसी करिकुलम तैयार करनी चाहिए जो पाठ केंद्रित या शिक्षक केंद्रित ना होकर के हमें एक बाल केंद्रित देना चाहिए, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके और बच्चा का अच्छा डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसी के रिगार्डिंग अच्छा हम बताना आपको भूल गए, ये पहली बार जो आया था वो 1975 में आया था। जो एनसीएफ था हमारा 1975 में पहली बार इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, बनाया गया था। फिर ये आया 1988 में, फिर आया 2000 में, और ये अब जाके आया 4th हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में इसके कुछ प्रिंसिपल दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं इसे एनसीएफ 2005 के रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत दिया गया है कि आपको किस किस तरीके से, कौन कौन से वे को फॉलो करना चाहिए जो कि आप एक प्रभावी शिक्षक बन सके और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे सके खुद से। लर्निंग बाय डूइंग, इसका मेन कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना। उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं और ये 5 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसी से आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1-2 प्रश्न इसी से ही 5 पॉइंट से ही समझने से आपको मिल जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, पहला जो है ज्ञान का आधार जो होता है वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ज्ञान सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं रखना है, उससे बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। अर्थात बच्चे को हम सिखा दिए कि हमें हर एक दूसरे की सहयोग की भावना रखनी चाहिए, मदद करने की भावना रखनी चाहिए। तो बच्चे ऐसा सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, उसे वैसा बनाना है जो कि अगर उसके सामने उस प्रकार की समस्या आए तो उससे उसे निकलने का जो है एक बेहतर अनुभव, बेहतर मतलब कि सोच हो उसके अंदर,
बच्चे का। जैसे कि हम सिखा दिए कि बच्चे को हर दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर बच्चा कहीं देखें 2-4 बच्चे खेल रहे थे और वहाँ एक बच्चा गिर गया, तो वहाँ पे सब बच्चे गिरे, उसे उठाने की बजाय से दौड़ करके भाग जाना चाहिए, या उससे सब मिल करके उसको उठाना चाहिए। उसकी जो हुआ उसके बारे में मतलब कि अच्छा से बच्चे को ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो भी फर्स्ट एड होता है इस प्रकार का। तो इस प्रकार का अर्थात हमें शिक्षा को जो है सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, उसे बाहरी जीवन तक भी जोड़ना है, अर्थात बच्चा जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है। तो पहला हमारा पॉइंट था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, पढ़ाई को रटत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए। इसमें ये जो हमारा इंसेप्ट तैयार किया गया प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, उसमें इस बात पर काफी बल दिया गया है कि जो शिक्षा प्रणाली हो वो रटन विद्या से मुक्त हो। अर्थात हम लोग भी देखे होंगे, हम लोग अक्सर पढ़ते भी तो हम लोग के टाइम पे इसका प्रचलन काफी था, क्योंकि हम लोग को रटने के लिए दिया जाता था। टेंस है, इंग्लिश का अगर टेंस है तो आप रट के आइए, कितने वेद होते हैं, क्या है, ऐसे वैसे सब कुछ मैक्सिमम रटते थे हम लोग। लेकिन अब जो एनसीईआरटी 2005 का है उसमें बोला गया है, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंट तुरंत 2005 में ही नहीं हो गया था, धीरे धीरे हुआ है। तो हम लोग जब पढ़े थे उस समय क्या होता था, हम लोग को मैक्सिमम जो होता था चीज़ें को याद करना पड़ता था, रटना होता था। और अब क्या है कि रटन प्रणाली को बिल्कुल अवॉइड करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ समझाने पर बल दिया गया है कि बच्चे को जो शिक्षा हो उसकी खुद की भाषा में हो, इतना सरल और आसान तरीके से शिक्षक को बताना चाहिए ताकि उसे रटे ना समझे। क्योंकि रटन विद्या जो होता है सीमित समय के लिए होता है, लेकिन जो समझा हुआ ज्ञान होता है वो एक लंबे समय तक होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, तो रटन प्रणाली से मुक्त करना है। और हमें कैसी शिक्षा देनी है, तो उसे समझ बेसिस पर। अगला है हमारा पाठचर्या। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर के क्या होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। जैसे कि शिक्षक को सिर्फ पुस्तक के आधार पर ही शिक्षक को ज्ञान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि बच्चा जिस तरीके से समझता है उस तरीके से उसे समझाए। अर्थात अगर एक शिक्षक मान लेते हैं कि भूगोल पढ़ा रहा है, वो बता रहा है कि हमारा इंडिया है, उसमें जो राज्य है उसमें सबसे बड़े राज्य हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। कुछ राज्य जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट होते हैं, जैसे 7 सिस्टर कहते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो उसमें 7 जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, उसका नाम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम सब बता दिया टीचर। क्या बच्चा उसे समझ जाएगा, याद कर पाएगा, या फिर उसे बताने का तरीका चेंज करना चाहिए एक शिक्षक को। तो क्या है, एक शिक्षक क्या करेगा, एक मैप लाएगा, मैप लाएगा, उसमें से क्या करेगा कि ये नॉर्थ, ये बताएगा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारा इंडिया जो होता है नॉर्थ ईस्ट, अर्थात इस जगह पे 7 सिस्टर के रूप में हमारा 7 छोटे छोटे राज्य हैं, उसके बारे में बताएगा। राजस्थान को बताएगा कि यहाँ पर है, ऐसा है, इसके बगल में ये है। इस तरह का क्या करेगा, वो रिलेट करेगा एक दूसरे से, समझाएगा कि नॉर्थ किसको बोलते हैं, साउथ किसको बोलते हैं, वेस्ट किसको बोलते हैं, ईस्ट किसको बोलते हैं। पहले ये पृष्ठभूमि को तैयार करेगा, ना कि किताब में दिया हुआ रहेगा कि 7 सिस्टर याद करो, 7 होते हैं, 7 याद करवा दिया। सबसे बड़ा जो होता है राजस्थान होता है, कहाँ पे है, क्या है, लोकेशन कुछ पता ही नहीं बच्चे को, और अब पढ़ाए जा रहे हैं। तो वैसे विद्या का कोई भी अर्थ नहीं। वैसे शिक्षा देना है जिसमें बच्चे का समझ विकसित हो। एक शिक्षक को क्या चाहिए, मैप लाना चाहिए, मैप के आधार पर उसे बताना चाहिए कि हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हमारा सबसे उत्तर में जो होता है जम्मू कश्मीर है, वहाँ लद्दाख है। इस प्रकार को उसको मैप से बताना चाहिए ताकि बच्चे को विजुअलाइज हो, उस चीज़ को समझ उसके माइंड में सेट हो, ना कि रट लेगा 2 दिन के बाद भूल जाएगा कि 7 सिस्टर में कौन आता था, सबसे बड़ा राज्य कौन आता था, नॉर्थ में कौन था, साउथ में कौन था। तो इस प्रकार का होना चाहिए। अर्थात जो हमारा शिक्षा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा पाठचर्या जो होता है पाठ पुस्तक केंद्रित ना होकर के क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात बालक को जिस तरीके से समझ में आए उस प्रकार से। अगर आगमन विधि से समझ में आए तो आगमन विधि लगाएंगे, निगमन है तो निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञात से अज्ञात, तो ये सब चीज का क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। अगला होता है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अर्थात एनसीईआरटी कहता है कि जो हमारे बालक होता है भविष्य के निर्माता हो, वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए राष्ट्र के प्रति आस्था की भावना हो उसमें। जैसे कि राष्ट्र की संपत्ति होती है, राष्ट्र के कुछ धरोहर होते हैं, उसे क्या करना चाहिए, एक बालक को उसके
प्राइमरी एजुकेशन से ही उसको इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए ताकि उसके प्रति आस्था हो, उसके प्रति जो संवेदनशील हो बच्चा। अगर बच्चा देखते होंगे कि आप क्लासरूम में ही कुछ बच्चे होते हैं बेंच में बैठा होता है, बेंच को तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट अलग कर देगा, जो भवन बना हो उसका एक एक ईंट निकालते रहेगा। तो इस प्रकार का क्या होता है कि वो क्षति करने का कोशिश करता है बच्चा शैतान तो होता है, बच्चा ही होता है। तो बच्चा को वहीं से क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग इस प्रकार से देना चाहिए ताकि भविष्य में जाकर के वैसी गलतियां ना करें। अब ताजमहल घूमने जाओगे और वहां से जाके एक एक ईंटा निकालना शुरू कर दोगे जैसे तुम्हारी आदत बचपन में स्कूल में है, तो क्या वो एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको बच्चे को शुरुआती जीवन से ही उसको इस प्रकार का नॉलेज दीजिए, इस प्रकार की समझ डेवलप कीजिए ताकि उसे राष्ट्र के प्रति आस्था की भावना। हमारा आर्टिकल भी 48-49 में दिया गया है कि बच्चा क्या होना चाहिए, एक नागरिक को, कि उसे राष्ट्र के प्रति आस्था भावना होना चाहिए, अर्थात सरकारी संपत्तियों का सुरक्षा करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो उसी प्रकार का हमें क्या करना है, राष्ट्र के मूल्यों के प्रति क्या करना चाहिए, आस्थावान होना चाहिए। अर्थात हमारा मूल्य क्या है, भगत सिंह क्या कह के गए हैं, राष्ट्र निर्माण में उसका एक अहम योगदान है। उनके जो इनकलाब जिंदाबाद और भी तरह तरह के जितने नारे दिए गए हैं, उस प्रकार के क्या होना चाहिए, वो हमारे अंदर की एक भावनाओं को, राष्ट्र भावना को प्रेरित करता है। तो उस प्रकार की भावनाओं को बच्चे में भी लाना है और वो क्या हो कि भविष्य के लिए तैयार हो उस प्रकार का बच्चा। तो हमारा ये वाला आपको समझ में आया कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान हो, इस प्रकार हमें तैयार करना बच्चे को। ताकि जैसे कि हम लोग अगर गए हैं कहीं घूमने के लिए तो बच्चे को वहाँ पे सिखाइए, आप सिर्फ ज्ञान आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं देना है, आपको बाहरी जीवन में कहीं भी ज्ञान हो, उस प्रकार का वातावरण हो, तो वहाँ पे आपको बच्चे को ज्ञान देना है, समझाना है कि वहाँ क्या करनी चाहिए, उसकी क्या नीति होनी चाहिए, किस तरह का सोचता है बच्चा और किस तरह का सोचना चाहिए एक अच्छे नागरिक के तौर पे हमें। तो सारा कुछ यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें ये हमारा 5 जो होता है मार्गदर्शी सिद्धांत, उसको हम लोगों ने समझ लिया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए, पाठचर्या जो होता है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अर्थात तो जो हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को, उसको थ्योरी ना दे करके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाना है। जैसे साइंस के बच्चे इसे और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसे किसी प्रकार का हम थ्योरी दें, बताएं न्यूटन्स का नियम अगर समझाएं उसे हम, तो बच्चे को न्यूटन्स का नियम समझाने के तहत उसको हमको करके भी दिखाना है कि एक आखिर न्यूटन बैठा हुआ था तो उसका जो एक फल था, पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ की एक फल जो होता है गिर करके नीचे आती है, तो वो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बच्चे को करके भी दिखाना है, ना कि एक लिखवा दे कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, और फिर उसे आगे बढ़ गए। तो ऐसा नहीं, उसे बताना भी और उसे गतिविधि के तहत उसे करवाना भी, ताकि बच्चे उसे समझ सके, उससे रिलेट कर सके खुद को। तो ये हो गया 5 हमारा कंप्लीट। एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव, कुछ सुझाव भी दिया गया, अर्थात हमारे जो संविधान है उसमें भी क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट है तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया। फंडामेंटल राइट क्या है, 12 से 35 और 36 से 51 क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के तहत है। इसमें सुझाव दिया गया कि आपको इस प्रकार का करना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक के तौर पे आपको इस प्रकार की बातों को अपनानी चाहिए। तो इसमें क्या है, पहला, सजा व पुरस्कार को सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। एक शिक्षक आपने देखा होगा कि अक्सर क्या करता है कि छोटी छोटी उपलब्धियों में ही बार बार शाबाशी देना, बार बार रिवार्ड और अवार्ड देना, ये सब गलत भावनाएं होती है। जैसे कि बच्चा को हम अगर क्लास में यूनिट टेस्ट लेते हैं और एक शिक्षक होता है कि पढ़ाते के दरमियान में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछा 1 घंटे क्लास में तो वो बच्चे ने अगर उसे जवाब दिया तो शिक्षक उसे बोले वेल डन, बहुत अच्छे है, बस बोल करके ठीक है उतना तक सीमित रहना चाहिए। अब उसे अवार्ड देना, रिवार्ड देना, बार बार उसके लिए प्रोत्साहित करना, तो ये एक बार बार जो पुरस्कार और सजा की भावना होती है उससे नहीं लाना चाहिए। एक मिड टर्म एग्जाम होता है, फिर आपका 1 साल में एग्जाम होता है, समेटिव होता है, फॉर्मेटिव होता है, तो उसमें आपको देना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए, ताकि बच्चे में इंकरेजमेंट हो, थोड़ा सा उसमें अंदर जो हो वो भावनाएं आए, ताकि हमें और भी अचीव करना है, बहुत अच्छा करना है।
ना कि थोड़ी थोड़ी ही बातों पे उसे पुरस्कार और दंड दिया जाए, तो ये गलत भावना ही होती है। बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट इससे नहीं हो पाता है। उसे लगेगा कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, हम ही को बार बार से शाबाशी देते हैं, हर समय हम जवाब देते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं, वैसी नहीं लानी चाहिए। तो हमें क्या करना है, एक सजा और पुरस्कार जो होता है वो क्या देना चाहिए, सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए, कभी कभी देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही देना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ का, ये भी एनसीएफ की जान है। शिक्षा जो है बिना बोझ का। हम लोग जब जाते थे तो क्या करते थे, बड़ा सा बस्ता ले करके उसमें आपको इतना इतना कॉपी और इतना किताब, वो अभी भी तो आपके प्राइवेट स्कूल में देखने को मिलेगा, मिलता भी है। बच्चा खुद इतना छोटा है कि उसे इतना बड़ा बस्ता पकड़ा थमा दिया जाता है कि बच्चा उस बैग को लेते लेते ही स्कूल जाते जाते ही थक जाए, और फिर पढ़ने में क्या मन लगेगा उसका। तो इसीलिए बोला गया कि बच्चे को मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए उसकी जो होती है आपके पुस्तकें, कंटेंट बेसिस कम होना चाहिए, समझ ज़्यादा होनी चाहिए, उस प्रकार का करिकुलम भी तैयार किया जाए, ना कि मोटी मोटी किताबें हों, भारी भरकम बस्ता हो, ताकि बच्चा थक जाए और फिर जाके वहाँ पर शिक्षा लेने में क्या होता है, जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा तब तक शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाएगी सही तरीके से। तो शिक्षा क्या होना चाहिए, बिना बोझ का होना चाहिए। ये भी यशपाल, जो हमारे प्रोफेसर यशपाल थे, उनका एक बहुत ही अच्छा जो एक उनका विचार था, ये था कि शिक्षा होना चाहिए और बिना बोझ की होनी चाहिए, अर्थात मिनिमम होना चाहिए उनका जो भी बस्ता का वजन होता है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। अभी हम इस बात को यहाँ पे चर्चा कर चुके कि आपको मोटी मोटी किताबें दिखा देंगे बच्चे की तो उससे अच्छा डेवलपमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। और ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि हमें जो होता है क्वांटिटी नहीं क्वालिटेटिव एजुकेशन की ओर बढ़ना है। इसीलिए जो होता है मोटी मोटी किताबें ये वकील के पास ज़्यादा शोभा देता है, एक छात्र और एक शिक्षक के पास नहीं। हम लोग अगर एक बच्चा, मान लीजिए आप 10th में हैं और 12th में, आप देखते हो कि साइंस की किताबें इतनी मोटी मोटी होती हैं, अगर उससे पहली ही बार में दिखा दिया जाए कि आपको इतनी मोटी किताब 6 मंथ में या 12 मंथ में ख़त्म करना होता है, तो बच्चा डर जाएगा और वो साइंस लेने से भी डरेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में उसे क्या होनी चाहिए, दिया जाना चाहिए, ताकि उसे पढ़ भी ले और उसे पता भी ना लगे कि हमने बहुत टफ चीज़ को पढ़ लिया। इस आसान तरीके से उसे लेके चलना चाहिए एक शिक्षक को। तो उसे क्या होनी चाहिए, मोटी मोटी किताबें की ये नहीं देना चाहिए। अर्थात विशाल पाठ्यक्रम और मोटी शिक्षा क्या होती है, असफलता का प्रतीक होता है, अर्थात बच्चा डर ही जाएगा, ना चाहते हुए भी डर जाएगा। आप और हम भी डर गए होते हैं अगर हमें दिखाया गया होता उस प्रकार का। इसीलिए ये होता है हमारा, इस विशाल पाठ्यक्रम और मोटी शिक्षक प्रणाली और सफलता का प्रतीक होता है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाला पॉइंट है कि मूल्यों, जो हमारा जो विचार है, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, उसे सिर्फ उपदेश के रूप में नहीं, डिक्टेटरशिप के रूप में नहीं, उसे उस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए। जैसे हम बच्चे को बोल दिए कि जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं वो भी शोषण करते हैं, वो भी जीवन जीते हैं, और उसके प्रति भी हमें संवेदनशील होना चाहिए, जिस प्रकार हम इंसान के प्रति होते हैं, जानवर के प्रति होते हैं। इस प्रकार का उपदेश तो दे दिया टीचर, अब खुद अमल ना करे। जैसे वो कभी जंगल घूमने के लिए चला गया, अब उसने क्या किया, तो उसे सुबह सुबह मॉर्निंग में गया है तो क्या करेगा, दतून के लिए क्या करता है, ऊपर से ही तोड़ लिया और जाके दतून कर लिया और जाके ब्रश उसका कंप्लीट हो गया। वो उपदेश तो दिया कि हमें संवेदनशील होना चाहिए पेड़ पौधे के प्रति, लेकिन क्या वो संवेदनशीलता दिखाया, बिल्कुल नहीं। उसने तो चलते चलते राह में पौधे से उसका जो तना होता है वही तोड़ लिया, और क्या उसका अच्छा विकास हो पाएगा, नहीं। तो बच्चे को ऐसा वातावरण भी देना चाहिए कि हम करके दिखाएं, बच्चा वही सीखेगा। इसीलिए इस पर बल दिया गया है कि उपदेश देकर नहीं, सिर्फ अच्छी ज्ञान देकर नहीं, वातावरण भी दीजिए उसको। जैसे बच्चे को कुछ हम पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ समझाते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसे हम प्रेरित करते हैं, तो उसे उस प्रकार का माहौल दीजिए। आप खुद भी कीजिए ताकि बच्चा आपका अनुसरण करे और आपके जैसा करने की कोशिश भी करे। तो आपको क्या करना है, मूल्यों का उपदेश देकर नहीं, वातावरण स्थापित करके करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। ये क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट में आ चुका है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा।
और आपको याद भी रखनी है उसी आधार पर, समझ के आधार पर। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा ना दिया जाए, सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। जैसे हम लोगों ने 26 जनवरी 15 अगस्त के दिनों में कितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए होंगे, लेकिन उस कार्यक्रम को करने के पीछे की वजह, कारण क्या एक्चुअल में बताया गया है, समझाया गया था उस समय? मुझे तो नहीं समझाया गया था। मैं बताता हूँ अपने बारे में, व्यक्तिगत राय मेरी, अनुभव है हमारा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्लास 6 तक 8 तक हम लोग का जो प्राइमरी होता है, अपर प्राइमरी, वहाँ तक ये नहीं बताया जाता है। करवाया तो हर बार एक्टिविटी करी है, 26 जनवरी झंडा फहराया गया, 15 अगस्त में फहराया गया, चॉकलेट टॉफी बांटी गई, बट कभी ये नहीं बताया गया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में डिफरेंस क्या है। हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग खुद जो बच्चा है वो 26 जनवरी को बहुत उत्साह से मनाने के लिए जाता है इसको, लेकिन उसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है उसका, वो आदमी में, बच्चे में डेवलप करना है। मुझे एक शिक्षक को ये रणनीति होनी चाहिए कि जो करवा रहे हैं उसका वजह भी उसे पता हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि हम बता रहे हैं, मनोरंजन एक आयोजन किया गया, जैसे कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ, किन किन बाधाओं को झेला, किन किन समस्याओं से होते हुए आज हम आज़ादी की ओर बढ़े, आज़ाद हुए, आज़ाद भारत में रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कितनी परेशानियां झेले हैं। हमारे पूर्वज जो हैं, अर्थात महात्मा गांधी होंगे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गया, क्या क्या योगदान है, उसके लिए हम लोग एक सांस्कृतिक मंचन कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं। एक सुभाष चंद्र बोस हैं तो एक लीडरशिप वाला उनका ड्रेस के रूप में है, भीमराव अम्बेडकर हैं तो एक अच्छी पुस्तक के साथ वो मंचन कर रहे हैं, महात्मा गांधी है तो धोती के साथ हैं वो। तो अब एक बच्चा को सिर्फ मनोरंजन के तहत नहीं, कभी मनोरंजन के तहत ये चीज़ नहीं दिखाना है, उसकी वास्तविकता से परिचय करवाना है बच्चे को कि एक महात्मा गांधी जी जो थे वो मिनिमम वस्त्र में भी रहने को सिखाया है कि मिनिमम से मिनिमम संसाधन हो तो एक व्यक्ति को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, अर्थात जरूरत के हिसाब से ही व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। अर्थात हमारे पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत तरह के, हर 7 दिन पहनने के लिए 7 प्रकार के कपड़े होते हैं, लेकिन गांधी जी ने उसका विरोध किया था कि व्यक्ति को उतना ही पहनना चाहिए जितना उसकी जरूरत है, ताकि औरों को भी मौका मिल सके। तो इस प्रकार उसके भावनाओं से हमको प्रेरित करवाना चाहिए बच्चे को। भीमराव अम्बेडकर है तो भीमराव अम्बेडकर एक बहुत अच्छे ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, और एक दलित और वंचित परिवार से होने के बाद भी उन्होंने किस मुकाम को हासिल किया वो उसे दिखाना चाहिए, एक शिक्षक को समझाना चाहिए और बचाना चाहिए। तो इस प्रकार की बातों को उस बच्चे को समझाना चाहिए, ना कि एक मनोरंजन के तहत उसे करवाना चाहिए और हंसी मजाक में लेना चाहिए, इस प्रकार के नहीं, बल्कि उसके सौंदर्य बोध पे आना चाहिए। बच्चे को बचाना चाहिए कि अगर एक शिक्षित आदमी हर जगह पे सम्मान पाता है, जैसा भीमराव अम्बेडकर ने पाया। एक समय था जब उसे लोग अपने गांव के कुएं से पानी निकालने के लिए और पीने के लिए मजबूर करते थे कि आपको अलग जगह पे बैठना है, मंदिर नहीं जाना है, इस कुएं से पानी नहीं पीना है। और वही आदमी ज्ञान के बल पे जाके आपको क्या किए, तो देश का संविधान, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का है, किसके द्वारा लिखा गया, तो भीमराव अम्बेडकर का। तो शिक्षा क्या होता है, हर जगह सम्मान दिलाता है और शिक्षा ही आपको आगे लेके जाता है, वो मुकाम हासिल करता है। तो ये चीज़ हमें सभी समझाना चाहिए बच्चे को, ना कि सौंदर्य बोध के तहत एक मंचन के रूप में उसे दिखाना चाहिए। तो ये होता है हमारा सौंदर्य बोध, आप इसे भी समझ गए होंगे। और चहुमुखी विकास का पर पाठ्यक्रम आधारित हो, अर्थात जो हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस हो, अर्थात करिकुलम हो, तो हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इस आधार पर हमारा होना चाहिए चहुमुखी विकास, अर्थात सोशली डेवलपमेंट भी हो, मानसिक भी हो, उसका संवेगात्मक रूप से भी हो, इस प्रकार का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। अर्थात ये सुझाव दिया गया है कि आपका बच्चे को जो विकास होना चाहिए वो होना चाहिए चहुमुखी विकास पर बल देना चाहिए, और पाठ्यक्रम उसी आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। अगला है कि हमारे सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए कि बच्चे के लिए उसे समावेशी क्लासरूम तैयार देना चाहिए, समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए। समावेशी में होता क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि उसमें हर क्लास इन द सेंस, जैसे कि कोई ओबीसी है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, इस प्रकार में सेंस में। तो बच्चे को क्या होना चाहिए,
समावेशी एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन। एक साथ हमें सबको लेकर चलना चाहिए। दलित हो या फिर ब्राह्मण हो या बड़े जात का हो, छोटे जात का हो, उससे कोई मतलब नहीं हो, किस संस्कृति से आता हो, किस IQ लेवल का हो, इस आधार पर नहीं, हमें सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारे इस प्रकार का होना चाहिए, समावेशी एजुकेशन होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। एक शिक्षक के क्लासरूम में वातावरण क्या होना चाहिए, तो समावेशी वातावरण होना चाहिए। अब ये हमारा हो गया NCF 2005 का कुछ प्रिंसिपल जो दिया गया था, कुछ सुझाव दिए गए था, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो इसी के आधार पर आपको करना चाहिए, और एक सुझाव दिया गया था प्रमुख कि आपको इस प्रकार की करनी चाहिए, बातों को अमल में लानी चाहिए। अगली बात है कि हम लोग इतना कुछ समझने सीखने के बाद देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में हमने लिखा है। NCF 2005 जो होता है अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है, अर्थात हम लोग त्रिभाषा सूत्र सीखे होंगे। अब मैं इसे थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र में क्या है कि बच्चे को पहले उसे उसी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। मातृभाषा में, मातृभाषा कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारा हिंदी हो सकता है, रीजनल खोटा भी हो सकता है, किसी का तमिल हो सकता है, किसी का तेलुगु हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, तो ये हमारी मातृभाषा है। दूसरी होनी चाहिए उसकी भाषा एक अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, और तीसरी भाषा क्या होनी चाहिए, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारे ये 3 आधार होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र इसी को कहते हैं कि बच्चे का जो शिक्षा होनी चाहिए वो सबसे पहले उसके मातृभाषा में, जो मदर टंग है उसका, जो उसे उसके परिवार से मिला है, जो उसके परिवार में बोलचाल की भाषा है, उस पर होना चाहिए उसकी शिक्षा। फिर होना चाहिए अंग्रेजी में, और एक होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज में, ताकि अगर बच्चा पढ़ लिख ले तो किसी दूसरे देश में भी अपना रोजगार, अपना सृजन कुछ कर सके, कुछ अपनी चाहतों के अनुसार आगे बढ़ सके। इस आधार के लिए हमें एक फॉरेन लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए बहुभाषिकता को जो होता है एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए एक शिक्षक को। जैसे कि मल्टी लैंग्वेज में एक क्लास है, एक मल्टी लैंग्वेज क्लास को शिक्षक को एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है बहुभाषिकता एक बच्चे से दूसरे बच्चे में क्या करता है, तो शब्दकोश का भी भंडार बढ़ता है। इसीलिए बहुभाषिकता को क्या होनी चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं। एक दूसरे की भाषा को बच्चे जानेगा, सीखेगा, तो उसके शब्दकोश भंडार में वृद्धि होगा ही होगा। दूसरी चीज है कि अगर बच्चा कभी नॉर्थ इंडिया का बच्चा अगर साउथ इंडिया में जाता है, तो उससे कन्नड़ अगर थोड़ी बहुत आती है तो वहाँ पर उसे सर्वाइव करने में सहूलियत होगा। अगर उसे एक गिलास पानी भी चाहिए तो उस भाषा में बोल सकता है और अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। अगर उसे कन्नड़ की भाषा ही बिल्कुल अलग होती है, अगर कुछ भी नहीं आता हो तो आप प्यासे ही आप जीवन काटना, वहाँ पे दिन काटना पड़ेगा। मांग के पानी दिया जाएगा खाना, तो ये जरूरत के हिसाब से आपको सीखनी चाहिए। इसीलिए बहुभाषिकता को एक रिसोर्स के रूप में देखा गया है NCF में। तो ये भी होगी। NCF 2005 में अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है, तो बहुभाषावाद है। अभी हम बता चुके हैं मल्टीलैंग्वेज। तो हमारा ये क्वेश्चन के रूप में हम देखे थे कि NCF 2005 अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है, तो बहुभाषिकता के रूप में है। अगला है NCF 2005 क्या बल देता है, किस पर बल देता है, तो लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात सीखना है खुद करके सीखना है, क्योंकि बच्चे को ही ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो होता है वो बेहतर होता है सीखने के लिए, एक बच्चे के लिए। अगला होता है कि NCF 2005 जो है किसकी समझ प्राप्त होती है, तो रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म की समझ जो होता है इससे विकसित होता है। तो कुछ प्रश्न भी था जो हमने देख लिया, और आपका मैक्सिमम प्रश्न यहीं से देखने को मिला है। जो हमने 5 प्रिंसिपल दिया था उससे आपका काफ़ी प्रश्न आता है, और पेडागोजिकल आपका थिंकिंग डेवलप होता है NCF से। और बाकी आप चाहें तो NCF का पूरी जो इसका डॉक्यूमेंट हो उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी हमने यहाँ प्रयास किया कि उसका जो निचोड़ है, जो आपकी आवश्यकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सारे को रखने का कोशिश की है। थैंक यू। और बाकी आपको अच्छा लगा हो क्लास तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और लाइक शेयर तो आपको करना ही चाहिए।